क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेस डिटेल्ड समरी। अब सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेस क्या होता है। टाइटल रिसोर्सेस इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट टू द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेस, देयर टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट, कंजर्वेशन and the importance of their sustainable use. This chapter forms the foundation for understanding how human beings interact with nature and how resources play a crucial role in economic and social development. इधर ध्यान दो। The concept of resource is not limited to natural materials alone. Rather, it includes human abilities, knowledge, and technology as well. The chapter explains that everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. ये चैप्टर रिसोर्स के बारे में बता रहा है। रिसोर्स का मतलब कोई भी चीज़ जो काम आती है। 4 व्हीलर गाड़ी है, वो रिसोर्स से कहीं आ जा सकते हैं। जंगल भी रिसोर्स है, उससे विभिन्न प्रकार की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। सांप भी रिसोर्स है क्योंकि ये चूहों की जनसंख्या को नियंत्रित करता है। चींटियाँ भी रिसोर्स है क्योंकि ये भी ज़मीन को फर्टाइल करती हैं। सूरज की रोशनी भी रिसोर्स है क्योंकि ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दुनिया में करती जो है। भी चीज वो है हर चीज़ रिसोर्स है। अगर कई रिसोर्स दिख जाते हैं, कई दिखते नहीं है। जैसे हवा भी रिसोर्स दिखता नहीं है। अगर मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ तो नॉलेज जो चीज़ है ना, वो भी रिसोर्स है अपने आप, लेकिन वो दिखती नहीं है। अब मीनिंग ऑफ रिसोर्स देखते हैं। The word resource is derived from two words, re meaning again and source meaning something that arises. Thus, resource means something that can be used again and again. In simple words, resource is anything that has utility and value and can be used to fulfill human needs. For example, water, soil, forest, mineral, air, sunlight and even human knowledge are resources. रिसोर्सेज दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का मतलब दोबारा, सोर्स का मतलब उसका जन्म हो जाना। तो रिसोर्स वास्तव में ऐसी चीज़ होती है, उसको बार बार हम यूज़ करते रहते हैं, सामान्यतः ज़्यादातर यूज़ को। However, not every element found in nature becomes a resource automatically. For something to become a resource, it must satisfy 3 main conditions. कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनमें कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवान ने बनाई, उसको एज इट इज यूज़ करो। जैसे पानी, पानी में किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा ही पी लो, प्यास बुझा देगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ है उनको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। जैसे लोहा मिला पत्थर के रूप में, अब उसको डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं। सोना मिला पत्थरों के रूप में, बिल्कुल अनरिफाइंड फॉर्म में, तो उसको क्या है, बनाया जाता है रिसोर्स। प्योर होते हैं ना, उसके अंदर केमिकल ये सब यूज करके। अब 3 कंडीशन यदि कोई रिसोर्स फुलफिल कर रहा है, कोई भी चीज़ 3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो रिसोर्स है। पहली कंडीशन, इट मस्ट है यूटिलिटी और यूजफुलनेस, मतलब उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। काम बेफायदे की चीज़ हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऊँट है, मरा पड़ा, वो सड़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या रिसोर्स है, कुछ नहीं। लेकिन जीवित ऊँट है, वो रिसोर्स है। वो शेरों के लिए रिसोर्स हो सकता है। नहीं, सड़े हुए तो वो भी नहीं खाते। पहली चीज़, उस चीज़ को फ़ायदा होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अरे चीज़ का तो पता चल गया है इसका फ़ायदा है, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज़ करने की। कुछ साल पहले तक पता चल गया था कि पृथ्वी के अंदर गर्मी है, उस गर्मी का इस्तेमाल करके हम बिजली बना सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी उस ज़माने में कि बिजली बनाए कैसे पृथ्वी की गर्मी का, तो रिसोर्स नहीं थी। लेकिन आज उस पृथ्वी की गर्मी से हम रिसोर्स मतलब उस पृथ्वी की गर्मी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते थे। अब वो रिसोर्स बन गया। कैसे? उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी। पृथ्वी की गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर। टेक्नोलॉजी बिना कोई भी रिसोर्स बन ही नहीं सकता, उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है काला तेल, डायरेक्ट आप उसको बाइक में नहीं डाल सकते, तो उसको पहले रिफाइन करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी है। वो गरम, वो जो एक फर्नेस होती है उसके अंदर गरम करते हैं अलग अलग तो रिसोर्स बनाने के लिए पहली कंडीशन ही क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। पहले इसको फ़ायदा होना चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इट मस्ट बी इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है कि रिसोर्स को
आम जनता तक पहुंचाने के लिए वो रिसोर्स इतना महंगा नहीं हो जाए कि जनता उसको यूज ही नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, नहीं सुना था। जैसे मान लो पता चला कि भाई इस पहाड़ी के बहुत नीचे जाके लोहा है, और लोहा काम की चीज़ होती है। उस पहाड़ी को खोदते गए खोदते गए खोदते गए, बहुत ज़्यादा खोद लिया, फिर जाके लोहा मिला। अब उस जो लोहे को जब निकाला गया इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से, इतने आदमियों से, तो इतना ज़्यादा पैसा लग गया कि वो जो लोहा है वो 3,000 रुपये किलो में बेचे तो फ़ायदा हो। अब लोहा 3,000 रुपये किलो कौन खरीदे? तो कोई चीज़ जनता तक पहुँचे तो वो ठीक ठाक रेट में पहुँचे तो ही रिसोर्स, नहीं तो रिसोर्स नहीं है वो। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? जनता उसको स्वीकार करे, जनता उसको स्वीकार करे। जनता उसको स्वीकार नहीं करती तो रिसोर्स नहीं है। जैसे समुद्रों के अंदर सांप भी होते हैं, कछुए भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्टार फिश, पता नहीं कैसे कैसे जीव रहते हैं। अब जनता को ऐसे बोलेंगे चलो इनकी चटनी बना खा लो, तो क्या कल्चरली जनता इनको एक्सेप्ट करेगी क्या? उनके स्वभाव में नहीं है वो चीज़। मांसाहारी वही करेंगे। अब जो रेयर लोग हैं ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वही खाएंगे। For instance, petroleum was not considered a valuable resource in ancient times because people did not know how to extract or use it. With the advancement of technology, petroleum became one of the most important resources in the world. कई सालों पहले, लगभग 200-250 साल पहले तक पेट्रोलियम नाम कोई चीज़ नहीं थी संसार में, और आज पेट्रोलियम के बिना 24 घंटे पेट्रोल बंद करते तो पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती वर्ल्ड की। Thus, resources are dynamic in nature. They change with time as human needs and technology change. तो जैसे जैसे इंसान की आवश्यकता बदलती जाती है, तकनीक बदलती जाती है, रिसोर्स चेंज होते जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स देखते हैं, रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। 4 आधार हैं जिनके आधार पे हम रिसोर्स को बांट सकते हैं। पहला है ओरिजिन, उद्भव कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ। दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो चीज़ खत्म होगी कि नहीं। तीसरा ओनरशिप, उसका स्वामित्व किसका है, उस चीज़ पे मालिक कौन है उसका। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये बना कैसे। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो प्रकृति से लिए जाते हैं लेकिन उनमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। दीज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सनलाइट, हवा, पानी, लेकिन गोल्ड सूरज की रोशनी। नेचुरल रिसोर्स होता है, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। हर नेचुरल रिसोर्स की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम की बात करें। जैसे मान लो ऊंट है, घोड़ा है, जैसा बना दिया वैसे परफेक्ट है, उसमें किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैंने तो देखा है कि घोड़े जो होते हैं उनके खुरों के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, लोहा। और पोलो के घोड़े होते हैं उनकी पूंछ को बांध दिया जाता है। और मैंने ये भी देखा कि कुत्ते होते हैं ना, कहीं उनकी पूंछें काट दी जाती हैं, उनके कान काट दिए जाते हैं। कान तो उसकी काटते हैं उनकी आवाज़ के लिए जो पुलिस में होता है, और पूंछ और डोबरमैन होता है उसकी बहुत ज़्यादा लंबी रहती है, तो उसको कन्फ्यूजन भी होता है, और वो आर्मी वाले यूज़ करते हैं उसको, तो उसको दिक्कत होती है। तो वैसे तो जीव जंतुओं के साथ ये जो हिंसा करते हैं ना, सब तरीके से गलत है। जब भगवान ने यार उसको ऐसा बनाया है तो कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें। खुद की नीड के लिए लेकिन इंसान है ना, इस अपने स्वार्थ के वशीभूत होके ऐसे काम करता है। मैंने सुना है चाइना में एक, क्या बोलते हैं उसको, एक परंपरा है कि जिसके जितने छोटे पैर उसके उतने ही अच्छा माना जाता है, सुंदर माना जाता है।
इसलिए मैंने सुना है कि वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों को ही लकड़ी के या लोहे के धातु के बने बचपन से क्या बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं लकड़ी लोहे के, ताकि उनके पैर छोटे रहें। अच्छा। अब ये अजीब सी बात है, अपने इंडिया में ऐसा कोई सोचता ही नहीं जिसके पैर छोटे हो वो ज़्यादा सुंदर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कई प्रजाति ऐसी है विश्व में, उनकी सुंदरता का क्राइटेरिया बहुत अलग है। अफ्रीकन कई प्रजाति है, उनके बारे में मैंने देखा है। एक प्रजाति ऐसी है कि जो कहती है कि जिसका जितना मोटा पेट खचे वही सबसे ज़्यादा सुंदर। अजीब क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या सुना मैंने कि एक प्रजाति अफ्रीका की वो क्या करते हैं, होठ यहाँ से चिरवाती है, होठ यहाँ से चिरवा के उसके अंदर एक गोला सा फिट कर लेती है, ऐसे चूड़ी जैसा, और सब ऐसे ही चूड़ी जैसे। क्या है ये, मतलब क्या साइंस निकला। और एक प्रजाति है वो जो कानों में भारी भारी बालियां पहनती है, उनके कान यहाँ कान तक चल लटक जाते जाते हैं। पर उनको इतना सुकून मिलता है उन चीज़ों से, या फिर उनको कल्चर ही ऐसा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद उनके कल्चर, उनके सोसाइटी वाले उनको अपनाएंगे नहीं। और अजीब भी तो नहीं लगता, सब एक जैसे रहेंगे। सब एक जैसे रहेंगे, अजीब कहाँ लगेगा। और कई कई कुछ और भी करते, लेकिन ये कान। अब जैसे इंडिया के अंदर महिलाएं साड़ी पहनती हैं, साड़ी। ब्रिटेन की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती। अब ब्रिटेन की महिलाएं जब साड़ी पहनती हैं तो उनको घुटन होती है, क्योंकि वो ओपन कपड़े पहनते हैं। वो सोचती होंगी अरे ये कैसे ये महिलाएं इतने लंबे कपड़े को अपने आप को ढक के रख लेती हैं, लेकिन अपनी आदत पड़ गई। तो नेचुरल रिसोर्स के दो कैटेगरी फिर बना दी, बायोटिक और अबायोटिक। दीज आर बायोटिक रिसोर्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक। बायोटिक रिसोर्स को बोलते हैं जैव संसाधन जिनमें जीव है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, जानवर। Abiotic resource, these are non-living resource, for example rocks, mineral, metal, air and water. Abiotic resource जो होते हैं ना, वो उनमें क्या होता है, जान नहीं होती। जैसे पत्थर है, मिनरल है, मेटल है, एयर है, वाटर में जान नहीं होती। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स। पहला होता है नेचुरल रिसोर्स ओरिजिन के आधार पे, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स वो होते हैं जो इंसान बनाता है नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, मशीन, टूल्स, व्हीकल, टेक्नोलॉजी, सब ह्यूमन मेड मशीन है, रिसोर्स है। दीज रिसोर्स आर नॉट फाउंड नेचुरली, दे आर डेवलप्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स एंड इंटेलिजेंस। भगवान ने रोड नहीं बनाई, बिल्डिंग नहीं बनाई, कार नहीं बनाई, कूलर नहीं बनाई, ये सब इंसान ने बनाई, ये ह्यूमन मेड है। बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटीज, ख़त्म होगी कि नहीं होगी, इस आधार पे हम दो प्रकार से बांट देते हैं दोबारा से। पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड नेचुरली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट इफ मैनेज प्रॉपरली एंड वाइल्ड लाइफ। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो समय के साथ अपने आप ही जल्दी ही वो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे सोलर एनर्जी है, रोज़ सूरज उगता है, कोई कमी नहीं आती। विंड एनर्जी, हवा चलती रहती है। वाटर जो है ना, एक सिद्धांत है। ज़्यादातर आदमी ऐसे सोचते हैं कि यार पानी है ना रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए तो कई क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी के लाले पड़ गए। इसकी देखो रिन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन ये कभी ख़त्म नहीं है। जब फिर पानी को इसमें क्यों शामिल किया गया तो ख़त्म हो जाता है कई जगह। असलियत में नियम है सृष्टि का, आप इस सृष्टि के एक पानी की बूंद को नष्ट नहीं कर सकते। करके बताओ कैसे करो। आदमी बोलेगा कि मैं पी लूँगा तो टॉयलेट के थ्रू निकल जाएगा। आदमी बोलेगा कि मैं इसको धरती में दाब दूंगा तो धरती में चला जाएगा, दोबारा उपरोट होकर दोबारा आकाश में चला जाएगा। आदमी बोलेगा मैं इसमें आग में डाल दूंगा, डाल दे पानी को, बापन के उठ, एक बूंद नष्ट नहीं कर सकता आदमी। तो वास्तव में ये वाटर जो है ना रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये पानी की क्या टेंडेंसी है कि जहाँ पेड़ पौधे कटेंगे, जहाँ पानी का संरक्षण नहीं होगा, या फिर सडनली क्लाइमेट चेंज हो गया, नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो ये पानी एक लोकेशन को छोड़ देता है और दूसरी लोकेशन पे चला जाता है, लेकिन रहता ही इसी सृष्टि में। और मैंने सुना है ऑथेंटिक सोर्सों से कि राजस्थान में पहले टेथिस नाम से एक सी था, समुद्र था। ओकिलवुड फॉसल पार्क
जैसलमेर में आज भी डायनासोर के अवशेष मिले, बड़ी बड़ी मछलियों के अवशेष मिले। इन चीज़ों से पता चलता है यहाँ कोई ज़माने में समुद्र था। लेकिन जब बड़े बड़े पर्वत हैं वहाँ कोई ज़माने में समुद्र होते थे, जहाँ समुद्र है वहाँ मैदान होते थे, मैदान है वहाँ जंगल होते थे। ये सृष्टि हर सेकंड परिवर्तित हो रही। और अपने अभी इंडिया में क्या अर्थ पे 1% ही बचा है शायद पीने लायक पानी, बाकी सारा तो बर्फ है। बिल्कुल। अच्छा, फॉरेस्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स है। बुद्धि से काम लें तो वाटर और फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, बेबुद्धि से काम लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10 किलोमीटर में जंगल है, 10 किलोमीटर चारों तरफ क्या है, जंगल है। गांव के लोग जाते हैं जंगल में, बकरी वकरी चराते हैं और कुछ सूखी लकड़ियों को ले आते हैं। तो न तो नहीं, इसको राइट तो वैसे हवा रही, न तो वो अच्छा 10 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ जंगल है, गांव के लोग जाते हैं भैंस बकरी वहाँ चराते हैं और कुछ सूखी लकड़ियों को ले आते हैं। अब वो जो जंगल है वो कभी खत्म होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सूखी लकड़ियों को ला रहे हैं। या फिर गीली भी काट ली तो थोड़ी बहुत काट ली, जितनी वो काटेंगे उतनी दूसरी जगह उग रहे हैं, बात बराबर हो गई। अच्छा, भैंस बकरी को चराते हैं तो आज थोड़ी सी घास चरा दी, आगे जाके फिर वो 15 दिन बाद फिर उग जाएगी। तो जितना हम किसी को यूज करें लेकिन उतना थोड़ा टाइम भी दे उसको, क्या दोबारा से रिजनरेट होने के लिए, तो फिर वो परमानेंट हो जाएगी चीज़। और कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो फिर अब जैसे जंगल में क्या करें, धड़ाधड़ तो कटाई करें पेड़ों की, खूब सारे मवेशियों को चराएं और पानी आता है इसको ऐसे व्यर्थ बहने दे, तो वो जंगल नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन, मरुस्थल बन जाएंगे। तो जंगल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है कब बुद्धि से काम ले, तो नॉन रिन्यूएबल कब बढ़ जाता है तो बुद्धि से काम नहीं ले। ऐसे पानी है, पानी बरसा, उस पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, तालाब में, जोड़ में, टाके में, कहीं भी स्टोर कर दिया, तो उस क्षेत्र में पानी कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन वो पानी बरसा, उसको स्टोर नहीं किया, पानी चला गया, धीरे धीरे वो मरुस्थल बन जाएगा। These resources are also called inexhaustible resources if they are available in unlimited quantities and are not likely to be exhausted by human activities. However, some renewable resources like forest and water can become scarce if not used carefully. सूरज की रोशनी है ना, ये रिन्यूएबल है, कितना यूज कर लो ये तुम्हारे किसी के बस के नहीं है कि इसको 1% कम कर दे कोई। लेकिन वाटर और फॉरेस्ट है ना, ये यदि बेबुद्धि से यूज करेंगे ना तो फिर ये खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ये कन्फर्म है, चाहे धीरे यूज करो चाहे तेज यूज करो, ये खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल है। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है इनको। करोड़ों साल पहले डायनासोर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये क्या है, मरते गए, पृथ्वी की परतों में दबते गए, तो हीट, प्रेशर, डस्ट, इन सब के प्रभाव से ये क्या बगे, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई। सॉलिड का मतलब कोयला, लिक्विड का मतलब पेट्रोल, गैस का मतलब CNG। तो ये कुल मिला के क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्यों, एक बार आपने पेट्रोल धरती का ढंग से खत्म कर दिया जितना भी है, उसको बनने में दोबारा करोड़ों साल लगेंगे। अब देखो ये मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है ना, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहे हैं, ये सारे देश तेल के ऊपर डिपेंड है। इतने तेज गति से तेल निकाल रहे हैं, यदि तेल खत्म हो गया इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अभी जैसे वन दीज रिसोर्स आर यूज्ड अप, दे कैन नॉट बी रिप्लेस इजीली, देयरफॉर दे मस्ट बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशली। इसीलिए तो आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। बेस्ड ऑन ओनरशिप, लड़के खोल ले इसको, चांटे पड़ने वाले हैं तेरे, पढ़ता रहे उसको, पढ़ता रहे उसको, फिर फेरता रहे धीरे धीरे जहाँ भी लिखा है, और फेरता रहे, रुकेगा नहीं, फेरता ही रहे, रुके में। बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब किसका अधिकार उन रिसोर्स पे, तो ये पहला है इंडिविजुअल, एक आदमी का अधिकार, जैसे तुम्हारी कार, तुम्हारे खेत। कम्युनिटी, पूरे समाज का, पूरी बस्ती का अधिकार, जैसे मंदिर, कब्रिस्तान, पार्क। नेशनल रिसोर्सेज जैसे रेलवे, एयरपोर्ट। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे समुद्र, आकाश। अब देखते हैं वन बाय वन इंडिविजुअल रिसोर्स।
These resources are owned privately by individuals, for example, houses, farms, plots, wells and plantation. तो घर है, खेत है, प्लॉट है, कुएं हैं और बड़े बड़े चाय वाय के बागान है। ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स है, एक आदमी के अंडर में होते हैं। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कम्युनिटी एंड आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ये किसी कम्युनिटी का अधिकार होता है इन पे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, ये कम्युनिटी का अधिकार है। प्ले ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स जिसको चारागाह मुंह में बोलते हैं, गौचर, एंड बरियल ग्राउंड्स, कब्रिस्तान। नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ये देश के होते हैं। द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेजेस देम। फॉर एग्जाम्पल रिवर, फॉरेस्ट, मिनरल, रोड, रेलवे, टेरिटोरियल वाटर्स, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स हैं। नदियाँ पूरे देश की होती हैं, किसी एक राज्य का अधिकार नहीं होता। जंगल पूरे देश के होते हैं। मिनरल, रोड, रेलवे, टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर होता है हमारे तटरेखा जहाँ से प्रारंभ होती है उसके कुछ एरोनॉटिकल मील के अंदर। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट बिलोंग टू एनी सिंगल कंट्री, एक देश का अधिकार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ एनी कंट्री। मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का जो समुद्री तट है उसके 200 नॉटिकल मील तक तो उस देश का अधिकार होता है, उसके बाद किसी देश का अधिकार नहीं है, कोई भी शिप वहाँ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के साउथ में क्या समुद्र है, तो 200 नॉटिकल मील तक कोई भी शिप है वो हमारी परमिशन से वहाँ पे बहेगा, उसके ऊपर तैरेगा। उसके बाद हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्यों तैर रहा है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी शिप यदि आएगा तो इंडिया की परमिशन के बिना वो समुद्र में नहीं आ सकता। एक दो बार उससे पूछेंगे, नहीं बताएगा उसको शूट कर देंगे। और ऐसा ही होता है हवाई जहाज़ों के मामले में। कोई हवाई जहाज चाइना की तरफ से या कोई दूसरे देश की तरफ से अपने इंडिया में घुसते ही हमारे राडार उसको कैच कर लेते हैं कि ये अननोन प्लेन आ रहा है। उसको राडार से कनेक्ट करके उसको बोलेंगे कि अपनी आइडेंटिटी बताओ, कौन हो, क्या हो। उसने बता दिया, हमने कन्फर्मेशन कर लिया, कोई खतरा नहीं, हम समझ गए फलाना आदमी है, फलाना जो भी है। लेकिन जब उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और अंदर ही घुसता जा रहा है, तुरंत शूट करते हैं उसको, कोई ऑप्शन है नहीं है, जो देश के लिए खतरा है ना वो। तो बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की ये विकसित कैसे हुए इस आधार पे हम। और सर वो 200 वो कितने होते हैं? नॉटिकल माइल्स कितने होते हैं? एक नॉटिकल माइल्स का एक रेशियो होता है, मैं अभी गूगल पर सर्च करके बताऊंगा। एक नॉटिकल माइल कितना होता है, किलोमीटर से माइल्स बड़े होते हैं। और माइल्स और नॉटिकल माइल्स में भी रिलेशनशिप रेशियो जो होता है वो गूगल से देख के बताऊँ। पहला पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दोज quantity is not known but are likely to be present in region. They are not fully utilized. For example, wind and solar energy in Rajasthan and Gujarat. The potential resources वो होते हैं कि जिनका ढंग से यूज नहीं किया गया, ये भी नहीं पता है कि कितने हैं, लेकिन है और उनका यूज किया जा सकता है, जैसे विंड और सोलर एनर्जी राजस्थान में। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्स विच क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर नॉन एंड केयर करंटली बीइंग यूज्ड, दे हैव बीन सर्वेड एंड मेजर्ड। ऐसे रिसोर्स जो कितने हैं, क्या क्वालिटी है और कैसे उनको यूज़ किया जाए, सब कुछ हो चुका है, लोग धड़ाधड़ उसको यूज कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है। जैसे पेट्रोल। स्टॉक रेफर्स टू मटेरियल इन द एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ appropriate technology. For example, hydrogen in water is a source of energy but we do not have sufficient technology to use it widely. स्टॉक वो होता है कोई चीज़ के बारे में हमने ऐसा एहसास किया यार इस चीज़ से एनर्जी बन सकती है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन होता है पानी। हमको ये पता है हाइड्रोजन जलती है, पानी क्यों नहीं चलता? यदि जिस दिन वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी पानी में से हाइड्रोजन सेपरेट करने की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हो सकता है कि पानी से बाइक चल जाए। हाइड्रोजन क्या करता है? जलता है। तो पानी में नहीं जलता सर? भाई वही तो कोई तो चक्कर है, वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो स्टॉक है।
और just पढ़। Reserves are a part of stock that can be used with the help of current technology but are saved for future use. For example, water stored in dams. देखो, रिजर्व और स्टॉक में फर्क होता है। रिजर्व वो है जो खूब सारी चीज़ लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मिली, वो स्टॉक। लेकिन रिजर्व वो होता है जो कम मात्रा में है, इसलिए उसको फूंक फूंक के हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा यूज़ दिमाग लगा के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आज तो फिर भी पानी के साधन हो गए, कोई ज़माने में पानी साधन नहीं थे। तो मैंने सुना है कि महिलाएं क्या करती थी, दूर दूर से पानी लाती थी, है ना। अब महिलाएं कितने के लिए, 8-10 मिनट के लिए आई जाते जाते, इतनी दूर 5-5 किलोमीटर दूर से लाते। अब आज की तरह पानी नहीं ढोड़ते थे ना, इतनी दूर से, इतना महंगा, इतना कष्ट से पानी आ रहा है। तो मैंने देखा है कि वो नहाती थी, नहाने के बाद जो पानी बचा उससे कपड़े धोती थी। बचा नहीं, जैसे मान लो उनका बाथरूम में मान लो खटिया जैसा कुछ बिछा दिया, उसके ऊपर वो नहा लिया सपोज कोई भी आदमी। अब नहा लिया तो खटिया में से पानी नीचे जाएगा, उसके नीचे टब लगा दिया, तो जितना पानी नहाने में यूज़ किया सारा सारा आ गया टब में, फिर उससे कपड़े धो लेते थे। अब जो पानी बचा ना, उसको अपनी छोटी मोटी जो साग सब्जी की बाड़ी है उसमें वो यूज़ कर लेते थे, पीने के लिए अलग पानी था। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई चीज़ जब बहुत कम होती है ना, और लगता है कि यार ये फ्यूचर में काम आएगी, उसके बाद इसी कमी पड़ जाएगी, तो फिर हम फंस जाएंगे, उसको रिजर्व कहते हैं। बाइक में तो रिजर्व होता है ना, बोलते हैं ना, नहीं सुना ही होगा ना, रिजर्व में लगी गाड़ी। अच्छा, रिजर्व का मतलब क्या है, बहुत कम पेट्रोल बचा, इतनी ही बात है रिजर्व का मतलब। ह्यूमन बींग्स एज रिसोर्स। अब बात करते हैं कि इंसान भी रिसोर्स है क्या। जैसे मैं टीचर हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल हूँ, इसलिए मैं रिसोर्स। कोई डॉक्टर दवाई देता है, उससे जानवरों की या मनुष्य की जान बचती है, वो रिसोर्स है। पुलिस वाला है, वो रिसोर्स है, काम आ रहा है किसके, चोरों पकड़ने में। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल रिसोर्स substances into valuable resource. For example, coal in the ground has no value unless human extract and use it. इंसान तो सबसे बड़ा रिसोर्स है। इंसान ही नहीं होता तो ये पेट्रोल बनता है क्या, हवाई जहाज बनते क्या, रोड पुल बनते क्या, नहीं, इंसान बुद्धि नहीं बनाया। एजुकेशन एंड हेल्थ प्ले वाइटल रोल इन डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब ये निकला कि शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए। पढ़ा लिखा आदमी, स्वस्थ आदमी समाज के लिए एक रिसोर्स है, वो काम आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस वाले, ये वकील। और जो बीमार है या फिर जो कुसंगति में पड़ गया है या फिर वो कोई भी उसमें स्किल नहीं है, तो वो बोझ है संसार के ऊपर। जैसे भिखारी, इंसान तो वही भी, लेकिन वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, कुछ नहीं। बच्चे सीधा बैठ, लिखता था तेरे चांटे पड़ने वाले, डीट तुम्हारे गुल अंधा बच्चा। उसके बाद है यूटिलिटी एंड वैल्यू। फॉर समथिंग टू बी कंसिडर्ड ए रिसोर्स इट मस्ट हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स द यूजफुलनेस ऑफ ए थिंग। फॉर एग्जाम्पल, वाटर हैज यूटिलिटी बिकॉज इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरीगेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यूटिलिटी शब्द का मतलब होता है उसकी उपादेयता, उसका कुछ यूजफुलनेस। रिसोर्स ऑल्सो हैव वैल्यू। रिसोर्स की एक वैल्यू भी होती है। Value can be economic, money, or non-economic. For example, metals have economic value because they can be bought and sold. On the other hand, scenic beauty and clean hair have no economic value because they cannot be measured in money but are essential for human being well-being. देखो, रिसोर्स की है ना एक वैल्यू निश्चित की जा सकती है मार्केट में। जैसे मान लो पेट्रोल, उसकी वैल्यू होती है, ज़मीन है, सोना है, चांदी है, पानी है, पीतल, सबकी वैल्यू है। लेकिन जैसे मान लो एक बच्चा है, वो बहुत सुंदर है, बहुत स्माइल करता है, एक माँ है उससे प्रेम करती है, तो बच्चे की सुंदरता, माँ का प्रेम, इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करें। क्या बच्चा कह सकता है कभी कि मेरी माँ मुझे 10 किलो प्यार करती है, या मेरी माँ मेरे को
10 रुपए का प्यार करती है, पैसे से और वजन से नहीं तोला जाता ना, इंटेंजिबल असेट से, लेकिन फिर भी रिसोर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्ले ए क्रूशियल रोल इन कन्वर्टिंग सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। With the passage of time, human needs increase and technology develop. As a result, new resources are discovered and old resources are used in better ways. For example, earlier people used wood as fuel, later coal and petroleum become major source of energy. Today, solar and wind energy are being widely used. ये कह रहा है कि समय जैसे जैसे बीता है ना, रिसोर्स भी चेंज होते जाते हैं। कोई ज़माना ऐसा था कि लकड़ी जो था उसी का इस्तेमाल होता था चूल्हे वगैरह में रोटी बनाने में। फिर ज़माना आया कोयला पेट्रोल का, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, इसी से और भी शिप वगैरह चलती थी। फिर ज़माना आया इलेक्ट्रिसिटी का, अब ज़माना आ गया सोलर विंड एनर्जी का। तो समय चेंज होता जा रहा है, रिसोर्स की शक्ल चेंज होती जा रही है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आएगा। Thus, resources are not static; they are dynamic and change according to human needs and technological advancement. तो ये स्थिर नहीं है रिसोर्स, ये चेंज होता जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका सीधी सी परिभाषा में बताता हूँ। एक आदमी है और उसके पास 10 बीघा जमीन है। वो आदमी ऐसे सोचे कि मैं और मेरी लाइफ बस इसी से मेरे को मतलब, और आगे पीछे किसी से मतलब नहीं है, और वो 10 बीघा को बेच दे, रात दिन दारू पिए, मस्त रहे, खाए पिए, तो उसकी ज़िंदगी निकल गई। लेकिन उसकी औलादें तो रोएंगी नहीं फिर। इसलिए आज जिस ज़मीन को तुम यूज़ कर रहे हो ना, वो हजारों सालों से बच बच के आपके पास पहुंची। नहीं मानते? बचती नहीं तो फिर क्या करते? हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी बचती बचती यहाँ तक पहुंची तुम्हारे तक। समझदार पीढ़ियाँ थी हमारे से पहले, जिन्होंने अपनी संतानों के लिए उस जमीन को बचाए रखा। कितने बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना संसार में, उनके पास जमीनें नहीं है। तुम भी तो ऐसे हो सकते थे, लेकिन समझदार हमारे क्या है, पूर्वज है। एक पूर्वज समझदार नहीं था, पूरी पीढ़ियाँ समझदार थी। बीच में 5 पीढ़ी पहले कोई कुपात्र पूर्वज पैदा हो जाता, दारू पी के सारे बेच देता, अगली पीढ़ी को क्या मिलता? कुछ नहीं। भाई ये आज जमीन है, इसका मतलब तुम्हारे पापा ने नहीं बेची, तभी तो बच रही है। ये इसका भी प्रमाण है कि तुम्हारे पापा के पापा ने भी नहीं बेची, उसके पापा ने नहीं बेची, किसी ने नहीं बेची। कितने आगे तक जाओगे फिर क्या निष्कर्ष निकला? किसी ने नहीं बेची, तब तुम्हारे पास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि चीज़ है तुम्हारे पास कोई भी, वो उसका यूज करो, अच्छी बात है। अरे तुम्हारे पास 10 बीघा ज़मीन है, उसको बाओ, तुम उसमें खेती प्रोडक्शन करो, कोई उसमें पाप नहीं है। प्रोडक्शन लो, उसका फ़ायदा लो, मज़े करो, लेकिन वो 10 बीघा की 9 बीघा मत करो, 10 की 11 ही करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है खुद भी यूज करो और अगली पीढ़ी तक पहुँचा दो। जैसे कि अगर अपने को पैसों की जरूरत है तो 1 बीघा बेच दो, फिर बाद में 2 बीघा खरीद लो। ये बुद्धि की बात होती है। Sustainable development is the development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. This concept emphasizing the balanced use of resource, rapid industrialization and population growth have led to overuse and misuse of natural resources. Forests are being cut down, water resources are drying up and pollution is increasing. Therefore, it is essential for use resources widely. मतलब क्या निकला? जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं, पशु पक्षी मरते जा रहे हैं, कोयला पेट्रोल खत्म होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अरे बालक, तूने ऊंट देखा है क्या? ऊंट देखा है कि ऊंट है? अब उसको नहीं पता ऊंट। ऊंट क्या खाता है, कितना बड़ा होता है? सर की बात सुन। ऊंट कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। कछुए से बड़ा होता है, छोटा? कछुए से बड़ा। ऊंट क्या खाता है? चारा। चारा। ऊंट के कितने सींग होते हैं? इतने। तो हाँ। ऊंट के सींग नहीं होते। ऊंट देखा तो है तूने? अपने मामा जी और के उधर चल रहे थे, देखे थे? अब सोचो, हम देहात क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में, तो एक संभावना बनती है कि बच्चों ने ऊंट देखा।
लेकिन अब ऊँटों की संख्या इतनी कम हो रही है कि अगली पीढ़ी शायद ऊँटों को फोटोज में वीडियोज में देख पाए। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? नहीं भाई जो चीज़ अगली पीढ़ी को तुम नहीं पहुंचा पा रहे, बर्बाद करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। नहीं है। मैंने पानी पी क्या दी। रैपिड, उसके बाद है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ हैव लेड टू ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, वाटर sources are drying up and pollution is increasing, therefore it is essential to use resources wisely. सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन, पर जनसंख्या वगैरह बढ़ने से चारों तरफ रिसोर्सेज की बर्बादी हुई है, अगली पीढ़ी तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है? पहला है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का संरक्षण, रिडक्शन ऑफ वेस्ट, जो भी चीज़ कचरा वगैरह है वो कम से कम बने तो उसका पुनर्चक्रण हो, रिसाइकल हो। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, विंड सोलर एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इनकी प्रजातियाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, सब यूजफुल है इकोसिस्टम के लिए। और रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ मटेरियल, जैसे मान लो एक गिलास है, उसको 20 साल तक यूज़ किया, टूट फूट गया, तो उसको फेंको मत, कबाड़ी को बेच दो, वो दोबारा से किसी फैक्ट्री में जाएगा, दोबारा से कोई धातु का आइटम बन के दोबारा मार्केट में आ जाएगा, रिसाइकल बोलते हैं। मेल्ट होके। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। कंजर्वेशन मीन्स द केयरफुल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। कुल मिला के कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स को बर्बाद न करें, अगली पीढ़ी तक हम पहुँचाएँ। सम इम्पोर्टेंट मेजर फॉर कंजर्वेशन इंक्लूड रिड्यूसिंग कंजप्शन, कि कम उसको यूज़ करें। जैसे मान लो बाइक खड़ी है, कार खड़ी है रेड लाइट पे, तो उसको बंद कर दे। तुम कमरे में नहीं बैठे तो पंखा बंद कर दो। रीयूजिंग प्रोडक्ट का मतलब एक चीज़ को बार बार यूज़ करो। जैसे कि अपन गर्मी लगती है तो एसी पहले ही चालू कर देते हैं, फिर कमरे में जाते हैं ठंडा होने के बाद। रीयूजिंग का मतलब एक चीज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ करो। मैंने एक चुटकुला जैसे सुना कि एक आदमी है जो उसके पास एक पैंट है, तो पहले तो उस पैंट को वो शादी ब्याह में पहनता है, फिर वो कई बार पहन लिया, थोड़ी पुरानी सी हो गई, उसके बाद वो घर पे पहनने लग गया, फिर घर पे भी पहन के नीचे से वो फट गई घुटनों के आसपास से, फिर उसको काट के उसकी निक्कर बना ली। ठीक है, उसके बाद वो निक्कर को पहनने लग गया, 2-3 साल निक्कर पहनी, फिर वो और फट गई, उसके बाद में उसका पोछा बना लिया। हर रिसोर्सेज का साथ हम ऐसा कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बताऊं, बड़ा फन। एक तरबूज एक आदमी लाया, तरबूज को खा गया यार, बीज को उसने सुखा दिया। तरबूज के बीज मार्केट में बिकते हैं, एक तरबूज के बीज इतने ही रुपए में बिकते हैं जितना का तरबूज है। बीज हाँ, निकाल लो और तरबूज खा जाओ। तो बीज निकाल उनको सुखा लिया और जाके तरबूज को बेच दिया, बीज को बेच दिया। तरबूज 20 रुपए का था, उसको तो खा गया वो। बीज एक एक निकाल के धूप में सुखा दिया, उन बीजों को बेच के आए तो वो 20 रुपए आ गए उसके पास, एक और तरबूज खरीद एक और लिया आएगा। तो इसको बोलते हैं रीयूजिंग। रिसाइकलिंग का मतलब बता ही दिया, कोई चीज टूट फूट जाए तो रिसाइकिल होना। यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, पेड़ प्लांट करो, उसको लगाओ, प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, प्रदूषण से बचो। द 3 R ऑफ कंजर्वेशन। रिड्यूस का मतलब होता है चीज़ को कम यूज़ करें, रीयूज का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार यूज़ करें, रिसाइकल का मतलब चीज़ टूट फूट गई उसका पुनर्चक्रण करके कोई फैक्ट्री वगैरह बना के दोबारा यूज़ करें। दिस प्रैक्टिसेस हेल्प इन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड सेविंग रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? देखो, जैसे किसी आदमी को 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपये एक थैली में डाल लेगा और उसको खूंटे के टांग देगा, जैसे जरूरत पड़ी वैसे निकालता जाएगा। हो सकता है वो शाम तक मार दे ऐसे। वो प्लानिंग करता है कि 2,000 रुपये दूध वाले के देंगे, 2,000 रुपये बच्चों को फीस के देंगे, 2,000 रुपये राशन के देंगे, ऐसे करके वो कैलकुलेट कर लेता है कि 15,000 रुपये खर्च हो जाए, 5,000 रुपये सेविंग। जब आम आदमी इस तरीके से कैलकुलेट करता है, वैसे ही सरकार को भी ये पता होना चाहिए कि इतना तो हमारे पास पेट्रोल, इतना कोयला है, इस रेट से यूज़ करेंगे तो अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। इसको रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। कोई चीज़ कम हो रही है यार, अब ख़त्म ही होने वाली है वो चीज़, तो उसको रोक दो, उसको अल्टरनेट यूज़ करो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल।
और उसको महंगी कर दो ताकि थोड़ी कम यूज हो। बिल्कुल। रिसोर्स प्लानिंग इज स्ट्रेटेजी फॉर द प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेंटरी resources, developing appropriate technology, ensuring equitable distribution of resource. देखो, रिसोर्स जनसंख्या बढ़ने से घटते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि रिसोर्स, मैंने सुना है कि संसार की 95% धन 5% लोगों के पास है, और 5%, हाँ, 95% धन 5% लोगों के पास, 95% लोगों के पास 5%। 5% धन। आपने देखा होगा कि कोई मंत्री है, कोई बड़ा अफसर है, उसके कुत्ते नहा रहे हैं रात दिन पानी से, उनकी गाड़ियाँ धुल रही है, दुनिया भर का पानी बह रहा है बिजनेसमैनों के। तो रसूख वाले जो पैसे वाले अधिकारी, मंत्री संतरी टाइप के लोग होते हैं, तो उनका क्या हिसाब होता है, कितना ही पानी बहाओ, लेकिन ये जो है नहीं, महंगा पड़ता है। जैसे कि अभी इंडिया का नहीं। अब देखते हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि रिसोर्स सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आदमी तो पार्टी देख रहा है, काश वो चीज़ आती है, एक आदमी को इतना चीज़ है कि उसके पास समय नहीं है यूज़ करने का। और वास्तव में ऐसा ही है, एक आदमी सुबह शाम तक भागता है तो 500 रुपये होते हैं तो खर्चा चलता है। एक आदमी के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि गिनने के लिए टाइम नहीं है, मुनीम लगा रखेंगे 9 रुपये पैसे कितने होंगे। किसी के पास इतना पैसे फ्रीज में पड़ा रहते हैं, उड़ाते हैं नीचे। Resources are not evenly distributed across the world. Some regions are rich in mineral while others have fertile soil or abundant water. The uneven distribution of resources affect economic development. For example, countries with abundant petroleum resources have strong economies. Similarly, fertile plains support agriculture and dense populations. The availability of resource depend on factors like climate, topography, and geographical structure. Importance of resource. Resource का क्या महत्व है? Resources are essential for survival and development. They provide food, shelter, clothing, energy, and employment. Resources depend on raw material obtained from natural resources. Agriculture depend on water, soil, climate. Without resource, economic activities cannot take place. Challenges related to resource. Resource के लिए क्या क्या challenge है? Over exploitation of resource lead to serious problems such as, ज़्यादा रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो क्या समस्याएं होंगी, उसके लिए 6 पॉइंट दे रखे हैं। पहला, डिफोरेस्टेशन, जंगल कटना, सोइल इरोजन, मिट्टी का उड़ना, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे पशु पक्षी खत्म होना, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्स, पुटिंग रिसोर्स प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन रिसोर्स कंजर्वेशन, आदमी का कर्तव्य क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन करने में? पहला है, एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स कंजर्वेशन बाय सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। आदमी पानी बचाए, नल खोल के नहाता है, ज़्यादा पानी बिखरता है, बाल्टी भर के नहाता है, कम पानी बिखरता है। जैसे कि अपने बोरिंग चल रही है, नल में से पानी निकल रहा है, नहा लेते हैं, ओड ही नहीं उस पानी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली देख देख के यूज़ करे। अवॉइडिंग प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का यूज़ कम करे। जैसे कप में चाय पी ली तो ये तो पैसे बच गए किसके? प्लास्टिक के कप के। वो प्लास्टिक का कप कहाँ जाके गिरता, वो पोल्यूशन करता, और वो एक ही बार यूज होता है, इसको कितनी बार। और दूसरी बात ये भी है ना, वो प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, वो पेट में जाता है, नुकसान करता है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खुद की गाड़ी ले लेके हर आदमी जा रहा है, तो इस कारण से क्राउड भी होता है, पोल्यूशन भी होता है, ट्रैफिक जाम भी होता है। हर आदमी ये सोचे मैं तो 3-4 पड़ोसी मिलके यदि एक ही रूट पे जा रहे हैं तो चलो सारे, कारपूलिंग बोलते हैं इसको। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाओ। रिसाइकल वेस्ट, कोई चीज़ खराब हो गई उसको क्या रिसाइकल करें, दोबारा चीज़ को बनाएं। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। The chapter resource emphasizing that resources are essential for human survival and development. They are dynamic in nature and depend on human needs and technology. Resources can be classified into various types based on origin, exhaustibility, ownership, and development. Human beings play a crucial role in converting natural resource into valuable resource. However, overuse and misuse of resource have led to environmental problem. तो रिसोर्स वो चीज़ होती है जो मानव के उपयोग के लिए है, ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो वो भविष्य में ख़त्म हो जाएगी और अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएगी।
Therefore, it is important to use resource wisely and follow the principle of sustainable development. Conservation and proper management of resource ensure that future generation can also enjoy the benefit of these resource assets. अगली पीढ़ी तक रिसोर्स ले जाना है तो उसको क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह यूज़ करना है कि हम भी यूज़ करें, अगली पीढ़ी भी उसको यूज़ करे. In summary, resources are the foundation of economic growth and human well-being. Understanding their importance and using them responsibly is the key to a sustainable and prosperous future. तो भविष्य बचाने के लिए हमें इस प्रकार का रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी.